अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी लोकसभा चुनाव 2024 के, जेकर आई विधिवत घोषणा चुनाव आयुक्त द्वारा क देल गेल। 7 चरण में ई चुनाव हुआ जा रहा है। संगे संग 4टा राज्य के विधानसभा के चुनाव और 26 बाई इलेक्शन भी हुआ जा रहा है विभिन्न स्टेट के। 7 चरण के चुनाव के बाद एक गिनती 4 जून के हुआ जा रहा है। के लक दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी एक संयुक्त प्रेस वार्ता को दरभंगा में होने वाला चुनाव के तारीख के बारे में और नियम कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दिल गेल। लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा हो गए। 7 चरण में एक बेर मतदान हो जा रहा है जे 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून के समाप्त हो जा रहा है। 4 जून के काउंटिंग है और के बाद सरकार के गठन है। इस सब के बीच दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी एक संयुक्त प्रेस वार्ता को दरभंगा में चुनाव से संबंधित कार्य के बारे में जानकारी दिलन। वो बतौलन जे 13 अप्रैल के 5म चरण में दरभंगा में मतदान है और 4 जून के काउंटिंग है। आदर्श आचार संहिता आज से लागू भ गेल। उम्मीदवार सबके कते खर्च कर सके के बारे में वो विस्तार से बतौलन जे एक उम्मीदवार 95 लाख रुपया तक खर्च कर सके। इसके अतिरिक्त जैसे हम लोगों स्वयं अभी प्रमाणित किया जाता है कि लेखा में जो भी ब्यौरा दिया गया है वो सही है और अभ्यर्थी को स्वयं शपथ पत्र भी लेना होता है। और जब निर्वाचन का परिणाम की घोषणा हो जाती है तो सभी अभ्यर्थी को 30 दिनों के अंदर उनको चयनित कर लिए गए हैं। दरभंगा जिले में जो सेक्टर पदाधिकारी होते हैं उनकी संख्या 309 है, 309। इसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनी है जिसकी संख्या 38 है। स्टैटिक सर्विलांस की टीम रहेगी और वो उसकी संख्या 45 है। जो हमारे व्यय के प्रेक्षक हैं उसकी संख्या 10 है। और इस बार जो 2024 का लोकसभा निर्वाचन होना है इसमें व्यय की अधिकतम सीमा दरभंगा निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही जिले के लिए और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिला स्तर से सेक्शन CRPC 144 के तहत निरोधात्मक आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। दरभंगा जिला जिसमें कि 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और वह 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा हुआ है। दरभंगा जिले का जाले विधानसभा क्षेत्र और केवटी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है और हायाघाट तथा कुशेश्वर स्थान का हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट है वो समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। रिमेनिंग जो 6 हमारा है वो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रेस नोट के अभियान वो जारी है। अभी तक 20 फरवरी से अभी तक का हमारा जो आंकड़ा है उसके तहत में 732 गिरफ्तारी है जो वांछित अभियुक्तों की जो अभी तक लंबी चली आ रही है वो संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त छापेमारी के क्रम में 5 पिस्टल देसी पिस्टल जो है वो बरामद की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 20 जिंदा गोली एवं 7 जो देसी बम है वो भी बरामद किए गए हैं। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो हम लोग सत्यापन करते हैं वो जिला में कुल 1086 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है जिसमें हम 90% हमने सत्यापन कर लिया है और 840 जो शस्त्र हैं अभी तक उनको सत्यापन किया जा चुका है। 2 शस्त्र की जो दुकानें हैं उनको भी सत्यापन उनका किया जा चुका है। वहाँ पे भी जाके उनका स्टॉक रजिस्टर सब चेक किया जा चुका है। कुल शस्त्र जो जमा है वो है 199 एवं 12 ऐसे लाइसेंस हैं जिनको रद्द करने के लिए आदेश पारित हो चुका है। वारंट की स्थिति जैसे आप लोगों ने अभी पूछा, पूर्व से हमारे पास 1330 वारंट जो थे लंबी चले आ रहे थे, लेकिन हमने एक अभियान के रूप में सभी वारंट को जल्द से जल्द
तामीला करा के उसमें सत्यापन करा के उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जैसे हमने एक अभियान जो चलाया, उसमें हमारे जो नॉन बेलेबल वारंट है जो कि 6 महीने से ज़्यादा है वो हमने शून्य कर दिए और पूरे बिहार में हम एकमात्र चलने वाले बने हैं। इसके अलावा अभी सिर्फ 291 जो वारंट है वो अभी लंबित चले आ रहे हैं। निरोधात्मक जारी है। CCA रूल जिसके तहत में हम जिला बदर या थाना बदर करते हैं, इसमें हमने 196 प्रस्ताव DM सर के ऑफिस में भिजवाए थे। 196 में हम 7 लोगों के खिलाफ अभी तक आदेश पारित हो भी चुका है और आगे के जो प्रस्ताव हैं उनमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई जारी है। 2 ऐसे कुख्यात अपराध कर्मी जो कि जेल में बंद हैं और लेकिन वो बेल एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं क्योंकि कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें बेल उन्हें जल्द से ही मिल सकती है। इसके तहत में CCA 12 का एक प्रस्ताव जाता है जिसमें प्रस्ताव जो है वो माननीय उच्च न्यायालय तक गठित एक बोर्ड तक जाता है। उसके रूप हम आदर्श आचार संहिता में जो और प्रावधान है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि कोई अगर वाहन है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें एक झंडा वो भी स्पेसिफिक मापदंड का लगाए जाने का प्रावधान किया गया है जो 1/2 फीट का होता है और उसकी डंडी जो है वो 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस डंडे में वो झंडा रहे। रोड शो अगर कोई करते हैं उसमें अधिकतम वाहनों की संख्या 10 हो। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जहां रोड शो में 10 से अधिक वाहन हो वहां क्या हो। उसके लिए आयोग के प्रावधान है कि अगर 10 से अधिक वाहन रोड शो में भाग लेंगे तो एक काफिला यानी 10 वाहन के बाद दूसरा जो 10 वाहन होगा उसके बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी मेंटेन करनी होगी, तभी वो काफिला जा सकता है, नहीं तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। रोड शो पे बैनर को प्रयुक्त वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं किया जाना है। जैसा कि हम बता दिए कि कोई भी वाहन में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए कोई रथ के रूप में उसको डिजाइन कराते हैं, बनाते हैं, उसके लिए परमिशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से लिया जाना है। जो अस्थायी कार्यालय है, चुनाव के दौरान कई बार तो अस्थायी कार्यालय की भी अनुमति लेते हैं, उसमें अधिकतम 4 फीट बाय 8 फीट का बैनर एक लगा सकते हैं। जुलूस में 6 फीट बाय 4 फीट का हैंड हेल्ड बैनर लगाया जाता है और जिस दिन मतदान होगा मतदान के दिन हम लोग अलग से जो 48 घंटे पूर्व होता है उसके आचार संहिता के लिए हम लोग फिर से प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसको हम लोग साइलेंस पीरियड भी बोलते हैं। और कोई भी पार्टी का कार्यालय हमारे किसी भी मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं हो सकता। ये चीज़ की विशेष व्यवस्था की गई है। जो मतदान समाप्ति होने के मतदान समाप्त होने का जो समय होता है उससे 48 घंटे पहले, यानी कि अगर हमारे यहाँ 13 मई को चुनाव होना है दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 11 तारीख के 5 बजे संध्या जो हमारा टाइमिंग है मतदान का वो 7 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे अपराह्न तक। तो 5 बजे अपराह्न के बाद से प्रचार प्रसार पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है और उसमें कोई भी रैली शो ये नहीं होता है। जो इस क्षेत्र के मतदाता नहीं होते हैं, स्टार प्रचारक वगैरह, वो सब इस क्षेत्र में नहीं रह सकते। उन्हें हमारे जो क्षेत्र के मतदाता अगर नहीं है तो उनको यहाँ इस क्षेत्र में नहीं रहना होगा। पॉलिटिकल फंक्शनरीज की उपस्थिति पे उस अवधि में पाबंदी हो जाएगी। जो पैम्पलेट और पोस्टर का मुद्रण है इसके लिए सेक्शन 127A है। इसमें जब भी कोई पोस्टर पैम्पलेट का मुद्रण होगा तो उसमें पोस्टर का, पैम्पलेट का, बैनर का जो मुद्रक है, जो प्रकाशन करने वाले प्रेस हैं, जो मुद्रण की संख्या है, कितनी संख्या में वो छपाए गए हैं, उस सब का विवरण लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर कोई पोस्टर ऐसा रहता है कि जिस पे ऐसा नहीं किया गया है तो उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और सेक्शन 127A का उल्लंघन माना जाता है और अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाती है। और उसकी सूचना जो है वो भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी है कि अगर कोई भी आदमी मुद्रण कराते हैं, प्रकाशन कराते हैं तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी है। जो शैक्षणिक जानकारी देना चाहूँगा कि पूर्व में यह प्रावधान था कि पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र अथवा नेबरिंग पोलिंग स्टेशन का इलेक्टर होना चाहिए, वहाँ का मतदाता होना चाहिए, किंतु इस प्रावधान को रिलैक्स कर दिया गया है
और अब पोलिंग एजेंट उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक, कोई भी मतदाता उसका पोलिंग एजेंट हो सकता है। जो पोलिंग एजेंट नहीं हो सकते हैं उसमें केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य अथवा विधान परिषद के सदस्य पोलिंग एजेंट नहीं बनाए करना है। और उसके लिए सभी जितने भी हमारे सेक्टर ऑफिसर हैं, जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, जितने भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है, सबको बैंक को कोई इलीगल ट्रांजैक्शन बैंक में होता है तो सब पे भारत निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी। जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की और वरीय पुलिस अधीक्षक की नज़र रहेगी। तो हम लोग इस सब पे जहाँ भी ये पाया जाएगा कि उल्लंघन हो रहा है प्रावधान का, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको हम लोग ESMS से मॉनिटर कर रहे हैं। जिले में जो अभी तक कार्रवाई हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी लंबित हमारे थे वारंट वाले, वो एसपी साहब आपको डिटेल में बताएंगे। जो हमारा लंबित वारंट है उस पर हम लोग कार्रवाई किए हैं सभी लोगों को। जितने भी हमारे आर्म्स लाइसेंस होल्डर हैं उनका हम लोग ये करा चुके हैं इंस्पेक्शन का काम, और जो छूट गए थे हम दोबारा भी उनके लिए इंस्पेक्शन का काम उनके लिए शेड्यूल निकाल के करा रहे हैं। साथ साथ जो निरोधात्मक कार्रवाई है, जो थाना से रिपोर्ट इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि ऐसे उपद्रवी तत्व और सामाजिक तत्व जो निर्वाचन को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनको हम लोग भेज करके बाउंड डाउन करा रहे हैं। बाउंड डाउन इन द सेंस की उद्देश्य यही है कि वो एक बात बाउंड डाउन ये कर दें कि किसी भी प्रकार से निर्वाचन के काम में वो बाधा नहीं डालेंगे, इस आशय का वो बंद पत्र भरते हैं। और उनको मत देने का, निर्वाचन के दिन उनको मत देने का पूरा अधिकार रहता है। जो शराब की बरामदगी है उस पर हमारी फोकस रहेगी। मात्रा और बाकी चीज़ों में के बारे में जो वरीय पुलिस अधीक्षक CPSP हैं, ये डिटेल में हम लोगों से चर्चा करेंगे। तो हमारा ये फोकस है कि शराब, रुपया कोई भी उपयोग होना, कोई आदमी किसी भी प्रकार को प्रलोभित ना करे, जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके आधार पर कोई आदमी वोट मांगने की बात करता है तो हमारा वीडियो सर्विलांस टीम भी है, और जितने भी सभा जुलूस होंगे उस सब में हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे, और कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो लोग नियम संगत उन पर कार्रवाई भी करेंगे। जो सेंट्रल PSU है और स्टेट PSU है, सरकारी निकाय है और निगम के जो चेयरपर्सन है वो भी पोलिंग एजेंट नहीं बनाए जा सकते हैं। सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाले, सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में पार्ट टाइम जॉब करने वाले व्यक्ति भी पोलिंग एजेंट नहीं बनाए जा सकते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अथवा पारा मेडिकल कर्मी, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, आंगनबाड़ी कर्मी, सरकारी कर्मी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सिक्योरिटी कवर प्राप्त हो, ये लोग भी पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते। नॉमिनेशन के साथ आज से जो है प्रेस नोट जारी हो गया है और उसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जो अधिसूचना की तिथि है जिसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर दरभंगा के लिए जिला पदाधिकारी होते हैं, और जो हमारा दोनों बाकी सेगमेंट है उसके लिए समस्तीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर समस्तीपुर जिले में है और मधुबनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मधुबनी से। और जो हम लोगों का अधिसूचना की तिथि है उस तिथि को 11 बजे से हम लोगों का नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और नाम निर्देशन जो है, जो तिथि निर्धारित की गई है उसके मध्य प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से लेकर के 3 बजे अपराह्न तक, 3 बजे अपराह्न तक जो भी हमारे चैम्बर में जो हम प्रेस नोट जारी करें, जो जिसके लिए हम फॉर्म 1 में सूचना जारी करेंगे उसमें हम लोग स्थल, उसमें संवीक्षा की तिथि, संवीक्षा का स्थल, ये सारे डिटेल्स के साथ सूचना हम लोग जारी करेंगे। फर्स्ट डे जो हम लोग नॉमिनेशन करते हैं उस दिन, और उसमें सारी चीज़ मेंशन करके दर्शाते हैं। निर्धारित स्थल पर उनको एक निर्धारित संख्या में ही लोगों को आने की इजाज़त रहती है। 100 मीटर के दायरे में 3 वाहन से अधिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। और जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके चैम्बर में भी कैंडिडेट के अलावे 4 आदमी को ही अनुमति रहती है। नाम निर्देशन के लिए कुछ अर्हता होती है जिसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु, डेट ऑफ स्क्रूटनी को वो पूरा करता हो, और नॉमिनेशन शपथ लेना होता है जो नॉमिनेशन के बाद नॉमिनेशन की अंतिम तिथि तक उनको लेना होगा। और इसी प्रकार से आयोग के द्वारा निर्धारित की गई।
लोकसभा क्षेत्र के लिए जो कोई कैंडिडेट बनना चाहते हैं, अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए 25,000 रुपये की राशि निर्धारित है। वो ट्रेजरी अभ्यर्थी SC/ST कम्युनिटी का है तो उसे 12,500 रुपया उसके लिए फी निर्धारित की गई। जो आपराधिक पूर्व वित्त का मामला होता है उन्हें फॉर्म 26 में शपथ पत्र देना होता है, और जब वो कैंडिडेट हो जाते हैं तो अपने खर्च पे डिजिटल और प्रेस मीडिया में अपने आपराधिक पूर्व वित्त के बारे में प्रकाशित करवाना होता है। पहली विवरणी उन्हें पहले 4 दिन में प्रकाशित करा देनी है, दूसरा जो है 5वें से 8वें दिन में, और थर्ड बार जो प्रकाशन कराना है वो 90 दिन से लेकर के लास्ट डे ऑफ कैंपेन, द सेकेंड डे प्रायर टू डेट ऑफ वोट, उस दिन तक उनको अंतिम बार उसका ये करा देना रहता है। हम लोग जो एक्सपेंडिचर रहता है, एक्सपेंडिचर के मॉनिटरिंग के लिए भी इसमें पूरी व्यवस्था रहती है। एक्सपेंडिचर के ऑब्जर्वर आते हैं, जब कोई कैंडिडेट बनते हैं तो हम उनको रजिस्टर देते हैं। कोई भी खर्च करेंगे तो उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट के माध्यम से ही उससे राशि उनको पे करनी होती है, और उसके पूरे व्यय का लेखा जोखा रखना होता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो आदर्श आचार संहिता का मामला, सेपरेट बैंक अकाउंट पे हम लोग बात कर ही लिए हैं, तो आदर्श आचार संहिता के मामले में जहाँ कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो उन पे आयोग के दिशा निर्देश के आलोक पे हम लोग सिविल कार्रवाई करेंगे और त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोगों का सार्वजनिक संपत्ति विरूपण का, उसके तहत भी कहीं पर उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लोगों को जो परमिशन लेकर के करना है, सभा, रैली, लाउड स्पीकर का उपयोग, इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम लोगों ने सुविधा का इस्तेमाल किया है। हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि समय रहते हुए 48 घंटे से पहले आवेदन दे दें, ताकि थाने से, अंचल से, सभी जगह से रिपोर्ट मंगा कर उनको NOC, जहाँ पे भी अगर वो सभा वगैरह करेंगे उस संस्थान के स्वामित्व रखने वाले लोगों से NOC प्राप्त करके फिर उनको ये करना है सभा वगैरह के। लाउड स्पीकर के लिए SPO के स्तर से परमिशन देना रहता है। अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है तो हेलीपैड के लिए परमिशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। हम लोग तीनों अनुमंडल में उनके अनुमंडल क्षेत्र के लिए सुविधा का काउंटर लगा रहे हैं जो सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। वहाँ पर अगर वो आवेदन दे देंगे तो वो फिर जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी कि सभी जगह से अनुमति प्राप्त करके अंतिम रूप से उनको वहाँ से अनुमति जारी कर दी जाए। जो सुविधा का मामला है, इसमें वीडियो वैन अगर किसी को चलाना है, किसी भी कैंडिडेट को, तो इसके लिए अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से लेना रहेगा, वहाँ से उनके लिए प्रयास करना होगा। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि दरभंगा में हम लोगों का एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट पे अगर कोई फ्लाइट आती है तो उसके लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। वहाँ पे हम लोगों को जो व्यवस्था करनी है फ्रिस्किंग की या बाकी सारी चीज़ें, इसके लिए हमने जो हमारा एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और जो एयरपोर्ट के एयरफोर्स डिवीजन के लोग हैं, उनको मैंने लिखित में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का सर्कुलर है, जो भारत निर्वाचन आयोग का डायरेक्शन है, उसको हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया है और हम लोग इस पर अपेक्षा करेंगे कि उसका 100% हम लोग यहाँ पे अनुपालन करेंगे। हम लोगों ने जिले में हेलीपैड वगैरह के लिए भी पर्याप्त संख्या में जगह चिन्हित कर रखा है। अगर कोई भी राजनीतिक दल अनुमति देते हैं तो हम लोग पारदर्शी रूप से सबको बराबर अवसर प्रदान करते हैं हम लोग उनको वो उपलब्ध कराएंगे। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध रहेगा, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। उसमें जो व्यय होता है उसका लेखा और उसका एब्स्ट्रैक्ट प्यार मोहब्बत वाला करते हैं। इसके दाढ़ी में सदा खतरा होता है जान। आदर्श आचार संहिता में जो और प्रावधान है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि कोई अगर वाहन है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें एक झंडा, वो भी स्पेसिफिक मापदंड का लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, जो 1/2 फीट का होता है और उसकी डंडी जो है वो 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिस डंडे में वो झंडा रहे। रोड शो अगर कोई करते हैं उसमें अधिकतम वाहनों की संख्या 10 हो। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जहां रोड शो में 10 से अधिक वाहन हो वहां क्या हो। उसके लिए आयोग के प्रावधान है कि अगर 10 से अधिक वाहन रोड शो में भाग लेंगे तो एक काफिला, यानी 10 वाहन के बाद दूसरा जो 10 वाहन होगा उसके बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी मेंटेन करनी होगी।
तभी वो काफिला जा सकता है, नहीं तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। रोड शो पे बैनर को प्रयुक्त, वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं किया जाना है। जैसा कि हम बता दिए कि कोई भी वाहन में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए कोई रथ के रूप में उसको डिजाइन कराते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए परमिशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से लिया जाना है। जो अस्थायी कार्यालय है, चुनाव के दौरान कई बार तो अस्थायी कार्यालय की भी अनुमति लेते हैं, उसमें अधिकतम 4 फीट बाय 8 फीट का बैनर एक लगा सकते हैं। जुलूस में 6 फीट बाय 4 फीट का हैंड हेल्ड बैनर लगाया जाता है। और जिस दिन मतदान होगा, मतदान के दिन हम लोग अलग से जो 48 घंटे पूर्व होता है उसके आचार संहिता के लिए हम लोग फिर से प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिसको हम लोग साइलेंस पीरियड भी बोलते हैं। और कोई भी पार्टी का कार्यालय हमारे किसी भी मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं हो सकता। ये चीज़ की विशेष व्यवस्था की गई है। जो मतदान समाप्ति होने के मतदान समाप्त होने का जो समय होता है उससे 48 घंटे पहले, यानी कि अगर हमारे यहाँ 13 मई को चुनाव होना है दरभंगा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 11 तारीख के 5 बजे संध्या जो हमारा टाइमिंग है मतदान का, वो 7 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे अपराह्न तक। तो 5 बजे अपराह्न के बाद से प्रचार प्रसार पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है और उसमें कोई भी रैली शो ये नहीं होता है। जो इस क्षेत्र के मतदाता नहीं होते हैं, स्टार प्रचारक वगैरह, वो सब इस क्षेत्र में नहीं रह सकते। उन्हें हमारे जो क्षेत्र के मतदाता अगर नहीं है तो उनको यहाँ इस क्षेत्र में नहीं रहना होगा। पॉलिटिकल फंक्शनरीज की उपस्थिति पे उस अवधि में पाबंदी होगा। जो पैम्पलेट और पोस्टर का मुद्रण है, इसके लिए सेक्शन 127A है। इसमें जब भी कोई पोस्टर पैम्पलेट का मुद्रण होगा तो उसमें पोस्टर का, पैम्पलेट का, बैनर का जो मुद्रक है, जो प्रकाशन करने वाले प्रेस हैं, जो मुद्रण की संख्या है, कितनी संख्या में वो छपाए गए हैं, उस सब का विवरण लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर कोई पोस्टर ऐसा रहता है कि इस पे ऐसा नहीं किया गया है तो उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और सेक्शन 127A का उल्लंघन माना जाता है और अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाए। और उसकी सूचना जो है वो भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी है कि अगर कोई भी आदमी मुद्रण कराते हैं, प्रकाशित कराते हैं तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी है। जो शैक्षणिक और जो उसके लिए डेट है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। नोटिफिकेशन का डेट 18 अप्रैल होगा। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल 2024 है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन का डेट 26 अप्रैल 2024। लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 29 अप्रैल 2024 है। पोल की तिथि, मतदान की तिथि 13 मई 2024 और मतगणना की तिथि 4 जून 2024। इस प्रकार 6 जून 2024 से पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जानी। और जो हमारा मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत 2 विधानसभा है वो 5वें चरण में होना है। उसके लिए जो निर्वाचन के कार्यक्रम है वो इस प्रकार हैं। नोटिफिकेशन 26 अप्रैल 2024 को होगा। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन 3 मई 2024। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 4 मई 2024। लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 6 मई 2024 और जो मतदान की तिथि है वो 20/5/2024 है। जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो 4 जून 2024 को संपन्न होना है और 6 जून से पहले ये मतदान की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर दी जानी। ये 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे 10 ARO हैं। इनका नाम और ये डिटेल हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे मोबाइल नंबर के साथ। और साथ ही हम लोग जिला अनुश्रवण एवं जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना किए हैं, जिसका दूरभाष संख्या 06272240600। इससे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो दर्ज करा सकते हैं। इसके मुख्य नोडल श्रीमती प्रतिमा कुमारी, संयुक्त राज्य कर आयुक्त दरभंगा है और नोडल डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। इसके अलावे जो हमारे ऐप है सी विजिल के और हमारा जो ग्रीवांस रिड्रेसल का पोर्टल है, हेल्पलाइन है,
ये सारे फंक्शनल रहेंगे। अगर जिला में कहीं भी किसी को भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो वो किसी भी माध्यम का उपयोग करते हुए शिकायत कर सकते हैं। अगर CBG लैब पे करते हैं तो 100 मिनट्स में हमारा जो टीम है 100 मिनट के अंदर उस समस्या का निराकरण करेगा, समाधान करेगा और उस पर वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हमारे जिले में पड़ता है। 14 दरभंगा जिसके 6 असेंबली सेगमेंट हमारे जिले में है, 6 मधुबनी उसका 2 हमारा अनुसूचित जाति वो आरक्षित है, उसका 2 असेंबली सेगमेंट हमारे जिले में दरभंगा में पड़ता है और 23 जो हमारा समस्तीपुर है वो हमारा सामान्य है। नहीं, समस्तीपुर जो है वो हमारा मधुबनी सामान्य है, सॉरी मधुबनी सामान्य है और समस्तीपुर जो है वो आरक्षित, उसका 2 सेगमेंट हमारे यहाँ पड़ता है। रिमेनिंग जो हमारे जिले में टोटल वोटर हैं, दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या पुरुष की 9,33,122 है और महिला मतदाता की संख्या 8,41,499 है और थर्ड जेंडर के वोटर्स हमारे 35 हैं। इस प्रकार से कुल 17,74,656 हमारे यहाँ जिले में कुल मतदाता हैं जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो हमारे समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 सेगमेंट है उसमें टोटल मतदाता 5,18,150 है, महिला पुरुष और थर्ड जेंडर मिलाकर। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का जो हिस्सा दरभंगा जिले में पड़ता है उसमें 6,26,600 मतदाता हैं। इस प्रकार से जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पुरुष 15,35,515, महिला 13,83,837 और थर्ड जेंडर 54, कुल 29,19,406 हमारे यहाँ मतदाता जिले में हैं। जो हमारा सेवा मतदाता जिले में कुल सेवा मतदाताओं की संख्या 2,254 है। जो सर्विस वोटर्स हैं उनकी ये संख्या है।